नमस्कार दोस्तों, IS पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। हम आज के करंट अफेयर एनालिसिस में बात करेंगे स्पेक्ट्रम नीलामी पर। स्पेक्ट्रम रेडियो तरंगें होती हैं जिससे इंटरनेट चलता है। तो आज हम इस वीडियो में स्पेक्ट्रम नीलामी पर बात करेंगे। जैसे कि अभी इंडिया में 4G नेटवर्क है, तो आने वाले समय में 5G नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। किसके लिए? 5G नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम मतलब रेडियो तरंगें होती हैं, इसी के माध्यम से इंटरनेट चलता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत अधिक इन्फॉर्मेशन होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं कि चर्चा में क्यों है स्पेक्ट्रम नीलामी, इससे क्या फ़ायदा होता है और इसकी नीलामी से क्या क्या होता है, मतलब कौन कौन सी कंपनियां भाग ले रही हैं इसमें। जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन इंडिया और कई विदेशी कंपनियां इस नीलामी में भाग ले सकती हैं। चलो बात करते हैं चर्चा में क्यों है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद देश में 3.92 लाख करोड़ रुपए की लागत की रेडियो तरंगों के स्पेक्ट्रम की नीलामी के छठे दौर के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया 1 मार्च 2020 से शुरू होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद देश में 3.92 लाख मतलब 3,92,00,000 रुपए की लागत की रेडियो तरंग की स्पेक्ट्रम की नीलामी का छठा दौर की बोली लगाने की प्रक्रिया 1 मार्च 2020 से शुरू होगी। लंबे समय से प्रतीक्षित यह स्पेक्ट्रम नीलामी 4 वर्ष के अंतराल और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा रेडियो तरंगों के लिए आधार या आरक्षित मूल्य की गणना तथा इनकी अनुशंसा किए जाने के 2 वर्षों से अधिक के समय के बाद आयोजित की जा रही है। जो यह स्पेक्ट्रम नीलामी है, यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा रेडियो तरंगों के लिए आधार या आरक्षित मूल्य की गणना उसकी अनुशंसा किए जाने के 2 वर्षों से अधिक के समय के बाद आयोजित की गई है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। स्पेक्ट्रम के नीलामी के बारे में। सेल फोन और वायरलाइन जैसे उपकरणों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए सिग्नल की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम लोग इंटरनेट या मोबाइल को सिग्नल के माध्यम से ही चला पाते हैं। इन सिग्नलों को वायु तरंगों या एयर वेव्स रेडियो तरंगों का माध्यम द्वारा प्रेषित किया जाता है। जो सिग्नल होते हैं इसे रेडियो तरंगों द्वारा या वायु के तरंगों द्वारा भेजा जाता है या प्रेषित किया जाता है, जिन्हें किसी भी तरह के हस्तक्षेप से बचाने के लिए एक निर्दिष्ट आवृत्ति पर भेजा जाना आवश्यक है। इसमें कोई और दखल न दे सके, इसके लिए एक निर्दिष्ट मतलब दिया गया आवृत्ति होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होना चाहिए जिस पर ये तरंगें भेजी जा रही हों। कोई भी हस्तक्षेप सिग्नल की प्राप्ति या रिसेप्शन को पूरी तरह से रोक सकता है। इसके बीच में कोई भी हस्तक्षेप आपके सिग्नल को रोक सकता है या उसकी अस्थायी क्षति का कारण बन सकता है, अथवा वह किसी एक उपकरण द्वारा उत्पादित ध्वनि व तस्वीर की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सभी संपत्तियों का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है, जिसमें एयरवेव्स भी शामिल हैं। देश की भौगोलिक सीमा मतलब भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जितने भी सार्वजनिक चीज़ हैं उसकी सारी संपत्तियों का स्वामित्व, जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति हैं उसका स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है। तो इसीलिए जो एयरवेव्स हैं मतलब एयर हवा वायु तरंगे हैं या रेडियो तरंगे हैं, इन सब पर भी सरकार की स्वामित्व है, मतलब मलकाना हक सरकार के पास ही है। देश में सेल फोन, वायरलाइन, टेलीफोन और इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि के साथ समय समय पर सिग्नलों के लिए अधिक स्थान प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। भारत में लगातार सेल फोन, वायरलाइन, टेलीफोन और इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके लिए समय समय पर सिग्नलों के लिए अधिक स्थान प्राप्त किए जाने की आवश्यकता होती है। साथ ही इन तरंगों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचाने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा भी तैयार करना पड़ता है, जैसे कि टावर लगाना पड़ता है, सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ता है। इस बुनियादी ढांचे को तैयार करने के इच्छुक कंपनियों को इन संपत्तियों को बेचने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के माध्यम से समय समय पर एयरवेव्स की नीलामी की जाती है। इन एयरवेव्स को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये वायुवीय तरंगें और रेडियो तरंगों को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जिसे अलग अलग आवृत्ति के बैंडों में विभाजित किया जाता है। अलग अलग आवृत्ति के बैंडों में विभाजित किया जाता है, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। इन सभी एयरवेव्स को एक निश्चित अवधि के लिए बेचा जाता है, जिसके बाद इनकी वैधता समाप्त हो जाती है। यह अवधि आमतौर पर 20 वर्षों के लिए निर्धारित की जाती है। अब बात करते हैं नवीनतम नीलामी के बारे में। इससे पहले आखिरी या पिछली स्पेक्ट्रम नीलामी वर्ष 2016 में की गई थी। एक नई स्पेक्ट्रम नीलामी की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि कंपनी द्वारा खरीदी गई एयरवेव्स की वैधता वर्ष 2021 में समाप्त होने वाली है। 2016 में पिछली स्पेक्ट्रम नीलामी की गई थी, अब इसको दोबारा इसलिए करने की आवश्यकता हो रही है क्योंकि जो 2016 में नीलामी की गई थी उसकी वैधता 2021 में समाप्त हो जाएगी, इसलिए उससे पहले एयरवेव्स की नीलामी करना अनिवार्य हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2020 में 3,92,000 करोड़ रुपए के आरक्षित मूल्य पर 7 आवृत्ति बैंड्स में 2251 मतलब 2251.25 मेगा हर्ट्ज के स्पेक्ट्रम
4G के लिए की बिक्री को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2020 में 3,92,000 करोड़ रुपए के आरक्षित मूल्य पर 7 आवृत्ति बैंड में 2251.25 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम 4G की नीलामी की बिक्री की मंजूरी दी थी। इस नीलामी के माध्यम से ऐसे समय में सरकारी राजस्व संग्रह में वृद्धि की संभावना है जब कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू प्रतिबंधों के कारण अन्य स्रोतों जैसे कि प्रत्यक्ष कर, वस्तु एवं सेवा कर, GST आदि प्रत्यक्ष करों में तीव्र गिरावट आई है। जब से कोविड-19 लागू हुआ है तब से भारत में GST, CGST और उसके बाद टैक्स, इन सब में काफ़ी गिरावट आई है। तो जिससे नीलामी जब होगी तो उसको सरकार को काफ़ी राजस्व प्राप्त होगा। हालांकि सरकार ने इस चरण में बहुप्रत्याशित 5G एयरवेव्स की बिक्री पर रोक दिया है। इसकी नीलामी की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। अभी जो नीलामी होने वाली है ये 4G वाली ही होगी, बल्कि 5G की जो नीलामी होने वाली थी उसको सरकार ने रोक दिया है। उसको भी आगे नीलामी किया जाएगा, लेकिन अभी जो 2021 में होगी वो 4G वाली ही होगी। 3500 मेगाहर्ट्ज बैंड में शामिल एयरवेव्स को 5G के पहले चरण के आदर्श माना जाता है। अभी जो होने वाला है 2251.25 मेगाहर्ट्ज का है, जो 4G के लिए है। आगे होगा 3500 मेगाहर्ट्ज बैंड का, जिसे 5G के लिए पहले चरण माना जाता है, आदर्श माना जाता है। विभिन्न कंपनियों के मांग के आधार पर एयरवेव्स का मूल्य अधिक हो सकता है, परंतु यह आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं जा सकता। अगर उसमें कई कंपनियां कंपटीशन करेंगी नीलामी में तो उसका रेट और अधिक जा सकता है, लेकिन जो आरक्षित मूल्य उससे नीचे इसका कीमत नहीं आ सकता। एक आरक्षित मूल्य वह न्यूनतम मूल्य है जिसे एक विक्रेता खरीदारों से स्वीकार के लिए तैयार होता है। यदि विक्रेता को आरक्षित मूल्य या उससे अधिक की राशि नहीं प्राप्त होती है तो वह विक्रय के लिए रखी वस्तु या सेवा को उतना मूल्य लगाने वाले खरीदार को भी बेचने के लिए विवश नहीं होगा। एक आरक्षित मूल्य वह न्यूनतम मूल्य है जिसे एक विक्रेता खरीदारों से स्वीकार करने के लिए तैयार होता है, मतलब अपने सामान को बेचने के लिए तैयार होता है। यदि विक्रेता जो मतलब जैसे अगर उस 500 रुपये की सामान है आपका, कोई मतलब आप बेच रहे हैं 500 रुपये का, तो उसकी नीलामी हो रही है। अगर लोग इससे 500 से ऊपर बोली लगा के ले रहे हैं तो आप हाईएस्ट मान लो, कोई 600 बोली लगा के ले लिया तो ले लिया। लेकिन अभी कहीं अगर 498 का ही बोली लगा तो आप इसको बेचने के लिए बाध्य नहीं है। आपका जब तक 500 रुपये का नहीं मिलेगा तब तक आप बेचने के लिए बाध्य नहीं है। आरक्षित मूल्य की सिफारिश भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा की जाती है। TRAI भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा की जाती है। सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में समायोजित सकल राजस्व एडजस्ट ग्रॉस रिवेन्यू की 3% राशि देनी होगी। AGR को क्रमशः 3 से 5% और 8% के बीच स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और लाइसेंस शुल्क विभाजित किया जाता है। यह उपयोग और लाइसेंस शुल्क है जिसमें दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन द्वारा दूरसंचार ऑपरेटरों को लगाया जाता है। अब बात करते हैं कौन कौन से लोग नीलामी में, कौन कौन सी कंपनियां शामिल होंगी। स्पेक्ट्रम के लिए मौजूदा दूरसंचार कंपनियों के अलावा नई कंपनियों सहित विदेशी कंपनियों को भी बोली लगाने हेतु पात्र हैं। जो स्पेक्ट्रम के लिए मौजूदा दूरसंचार कंपनी है जैसे जियो, वोडाफोन, एयरटेल, इन कंपनियों के साथ साथ नई कंपनियां भी आ सकती हैं और इसके साथ साथ कई विदेशी कंपनियां भी इसमें भाग ले सकती हैं। स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद उसे धारण करने के लिए विदेशी कंपनियों को भारत में एक शाखा स्थापित करनी होगी और एक भारतीय कंपनी के रूप में पंजीकरण कराना होगा या एक भारतीय कंपनी के साथ सहभागिता करना होगा। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।